आराम लाल। हेलो। हाँ ठीक है। सबसे पहले भारत में जो कृषि है, मैं कृषि के बारे में तो बताया था। वानस्पतिक उत्पादन होता है, कितने प्रकार की कृषि होती है, गहन जीवन निर्वाह पढ़ा, वाणिज्य पढ़ा, ठीक है। और गहन जीवन निर्वाह, वाणिज्य, स्थानांतरित, सभी प्रकार की कृषि हमने पढ़ी है। रोपण कृषि समझ में आ गया? उससे कोई प्रश्न करना है बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कृषि है उसमें भारत जो देश है उसकी जो जनसंख्या है उसकी कृषि पर क्या निर्भरता है। तो 2011 के अनुसार, ये आंकड़े थोड़े नोट कर लीजिए। 2011 के अनुसार आपके 48.9% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? आपके कृषि पर निर्भर है। कितनी बेटा? 48.9% सॉरी, जनसंख्या किस पर निर्भर है? सॉरी, कृषि पर निर्भर है। और 2012 के अनुसार बात करें तो जीडीपी का 13.7% भाग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। यानी हमारे देश की कुल आय है उसका 13.7% भाग 2012-13 के अनुसार किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ध्यान देना बेटा, जीडीपी का कृषि में योगदान, यू बात कीजिए, कृषि का जीडीपी में योगदान लगातार कम हो रहा है। ये बात ध्यान देना। जो आपका कृषि का क्षेत्र है उसका योगदान जीडीपी में लगातार कम हो रहा है। कारण क्या है कि हमारी जो कृषि है उसमें उत्पादन क्षमता जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार उत्पादन क्षमता नहीं है। लैंड है वो डिवाइड हो चुकी है, खेतों में जोतों का आकार क्या हो गया? कम हो गया है। जनसंख्या की निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है। इस कारण से लोग कृषि क्षेत्रों से दूसरे सेक्टर में, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ, पंचम, इन दूसरे क्रियाकलापों में क्या हो गए? संलग्न हो गए हैं। तो जैसे मान लो कि आपके घर के 10 सदस्य हैं, समझना इस चीज को, 10 सदस्यों में 8 सदस्य तो आपकी खेती में लगे हुए हैं, 8 सदस्य तो आपकी खेती में लगे हुए हैं और 2 सदस्य है वो दूसरा काम करने लगे। 8 सदस्य काम कर रहे हैं, वो मान लो कि एक साल के 20,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन 2 सदस्य जो बाहर निकले हैं वो एक साल के 2 लाख रुपए ला रहे हैं। कितने ला रहे हैं? 2 लाख रुपए। तो ये 2 सदस्य है वो 2 लाख ला रहे हैं, ये 20 सदस्य है वो आपके 20,000 रुपए कमा रहे हैं, या 8 सदस्य मिलकर 2 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि योगदान जीडीपी में ये 20,000 या 30,000, 40,000, 1 लाख कमा रहे हैं, तो इसका योगदान है वो दूसरे सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ा है, जबकि कृषि का योगदान क्या हो गया? कम। लेकिन बेटा यहां आपसे प्रश्न ये कर ले कि बताइए वर्तमान समय में क्या कृषि भूमि पर भारत में जनसंख्या का दबाव कम हुआ है? कृषि भूमि पर भारत में जनसंख्या का दबाव कम हुआ है? तो बताइए कम हुआ है क्या? दबाव कम हुआ है क्या? यस या नो में आंसर दीजिए। कम हो गया? यस सर। कम कैसे हो गया बेटा? भाई लोग गए हैं, परिवार के सदस्य है, 10 में से 8 लोग तो वही मौजूद है ना, तो दबाव कहाँ कम हुआ? दबाव तो बना हुआ है। यहाँ तो 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही काम हो रहा है, 8 करेंगे तो भी उतना ही हो रहा है, 10 करेंगे तो भी उतना ही हो रहा है, तो दबाव तो बढ़ा हुआ है। दबाव तो वैसे के वैसे बना हुआ है।
और जीडीपी में योगदान क्या हो गया, कम हो गया। ये ध्यान कम रखना। हो गया। वर्तमान में भारतीय जो कृषि है उसमें जनसंख्या का दबाव वैसे के वैसे बना हुआ है, लेकिन जीडीपी में योगदान उसका क्या हो गया है, कम हो गया है। जनसंख्या का दबाव कम नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जनसंख्या का दबाव क्या नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। हम जीडीपी में योगदान की बात करें पहले की, तो आपके 50-51 में 1950-51 में भारत में जो कृषि थी उसमें उससे भारत के आय का 53.1% प्राप्त हो रहा था। कितना परसेंट, 53.1% प्राप्त हो रहा था भारत में। किसका, कृषि से आय का या जीडीपी का 53.1% हो रहा था प्राप्त। लेकिन 90-91 में बात करें, ये आंकड़े जरूर ध्यान रखना, 90-91 में यह घट करके 26.9% हो गया। कितना हो गया, 26.9% हो गया। कब, आपके 90-91 में घट के कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये आंकड़ा और देखना, 29.91%। कितना हो गया, 29.91%, थोड़ा सा आउट हो रहा है, 29.91%। और अब हम 2012-13 के आंकड़े की बात करें तो 2012-13 में कितना हो गया बेटा, 13.7%। कितना है, 13.7%। कितना बेटा, 13.7%। तो बताओ जीडीपी में लगातार कृषि का योगदान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। घट रहा है, घट रहा है। कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। लेकिन हम जनसंख्या की बात करें, बताओ 13.7% तो जीडीपी में योगदान, और 48.9% है जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से। जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है, आपके कृषि क्षेत्रों पे। किस पे निर्भर है, कृषि क्षेत्रों में। कृषि क्षेत्र हम आंकड़े उठा के देखें तो भारत में कृषि जो है वो कौन से भागों में सर्वाधिक होती है बेटा, बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई कॉमन सी बात ग्रामीण है, क्षेत्रों में। कौन से में, ग्रामीण में। ग्रामीण क्षेत्र में। अब आंकड़ा देखिए 2011 का, तो 2011 के अनुसार बेटा, 2011 के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका तो कितना परसेंट है, 68%। कुल जनसंख्या का 68% तो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। और कुल जनसंख्या का 32% क्या है, शहरी जनसंख्या। तो बताओ निर्भरता ज्यादा है या कम, ज्यादा। ज्यादा। पहले ये, हालांकि ये तो आप बोल सकते हो कि पहले यह निर्भरता और भी ज्यादा थी, पहले ये निर्भरता और भी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे ये लोग शहरी क्षेत्रों में या दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि खेती से जो उत्पादन हमें मिल पा रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण कन्वर्जेशन तो हुआ है, स्थानांतरण तो हुआ है, आपके इकोनॉमिक सेक्टर में बदलाव तो हुआ है, लेकिन भूमि पर दबाव है वो बना है, अचानक कम नहीं हुआ है, अचानक कम नहीं हुआ है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 51% भाग है वो कृषि पर संलग्न है। कितना परसेंट भाग बेटा, कुल क्षेत्रफल का 51% भाग लगभग किसमें है, कृषि में जुड़ा हुआ है। कितना, और जनसंख्या का लगभग 48.9% भाग, यानी जनसंख्या का तो 48.9 और क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग आपका कृषि से जुड़ा हुआ है। किसका, जनसंख्या का। ये क्या भेज रही बेटा, ये स्वामी टीजी क्या है बेटा, क्या भेज रही है बेटा, स्वामी टीजी टू एवरीवन। कौन है स्वामी टीजी,
नाम बताइए एक बार। स्वामी टीजी, एक बार नाम बताइए बेटा, क्या है? कोई है क्या? तो जैसे ही आपका नाम लेते हैं बेटा, आप रिमूव कर जाते हो। ये बड़ी समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं आए और आके चले गए। ठीक है, तो जब आप क्लास लेने आते हो तो क्लास को जब पूरा नहीं देखते हो तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है क्या? भाई नो क्लास को जब सर। तक पूरा नहीं देखते हो मतलब ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि कुल क्षेत्रफल का 51% और जनसंख्या का 48.9% आपका कृषि क्षेत्रों में निर्भर है। विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पे जो आपके विश्व में कुल भूमि है उसका लगभग, विश्व में जो आपकी कुल भूमि है उसका लगभग 11% भाग किस पर निर्भर करता है भाई? कृषि भूमि। यानी विश्व की कुल भूमि है उसका 11% कृषि क्षेत्र में है, और भारत की कुल भूमि का 51% क्षेत्रफल किसमें है? कृषि क्षेत्र में है। अब हम प्रति व्यक्ति की बात करें, प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति 0.62 हेक्टर ये जो कृषि भूमि मिली हुई है ये विश्व में मिली हुई है। और भारत में देखें तो प्रति व्यक्ति 0.31 हेक्टर भूमि भारत में मिली हुई है एक व्यक्ति को। बताओ ये निर्भर किस पे कर रहा है बेटा? ये जो मिल रहा है ना आपको प्रति हेक्टर 31%, 31 हेक्टर प्रति व्यक्ति, सॉरी प्रति व्यक्ति 31.31 हेक्टर भूमि हमें मिल रही है। और यह किस पे निर्भर कर रहा है भाई? 31.31 हेक्टर का मतलब हो गया, आप जानते हो कच्ची बीघा। तो एवरेज करें तो हमारे जितने कृषक लोग हैं उसके अंदर देखें तो 3 बीघा कच्ची भूमि, 3 बीघा कच्ची भूमि लगभग आपके किसको मिली हुई है? 3 बीघा कच्ची भूमि लगभग आपके प्रति व्यक्ति को मिली हुई है। एक व्यक्ति को 3 बीघा भूमि मिली हुई है। जबकि विश्व में देखें तो लगभग 5 बीघा पक्की कच्ची भूमि एक व्यक्ति को मिली हुई है। विश्व का आंकड़ा तो ये कहता है कि एक व्यक्ति को 0.62 हेक्टर, और आपके भारत का आंकड़ा कहता है एक व्यक्ति को 0.31 हेक्टर भूमि है वो कृषि क्षेत्र के लिए मिली हुई है। कारण क्या है बेटा? कारण बताइए। जोतों का बढ़ती हुई आकार, जनसंख्या। हाँ जनसंख्या बढ़ रही है और जोतों का आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जोत जानते हो? जोत, जोत का मतलब होता है कि आपके, जोत का मतलब खेत की जो हम जो डालते हैं ना जोत, जिसमें कृषि के लिए फसलें बोते हैं, वो लिया गया है। और जोतों से मतलब क्या है? खेत का क्षेत्र। जोत का मतलब क्या है? खेत का क्षेत्र। कितना बड़ा एरिया है आपका खेत का, उसको हमने क्या कहा है? जोत कहा है। वैसे जोत जानती हो? अरे जोत नहीं जानते हो क्या बेटा? आप भी किसान कृषक क्षेत्र से हैं और गाँव से है भाई। जोत नहीं होता क्या जो हम हल चलाते हैं? हल चलाते हैं, हल, वो हल जोत ही तो होती है। ठीक है, और इसको हमने किससे लिया है? खेती के क्षेत्र से लिया है। किससे लिया है? खेती के क्षेत्र से लिया है। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न लिखिए, भारतीय कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न लिखिए, भारतीय कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? भाई ये जो स्वामी टीजी है वो नाम बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? ये आपने भेजा है किस पर्पज से अंकित भेजा है? स्वामी। हाँ बेटा, ये जो आपने भेजा था वीडियो किस पर्पज से भेजा है? देखने के लिए कि बच्चों को?
देखिए, लिख लिया प्रश्न? तो प्रश्न का उत्तर है कि भारत में जो कृषि फसलें हैं उनको हम सबसे पहले एक नाम आता है खाद्यान्न फसल के रूप में बांटते हैं। प्रश्न आ जाता है कि आपकी बुक में सारी लगभग फसलें दी हुई है, उनसे रिलेटेड अब आप बोलोगे सर ये तो अलग से नहीं दिया हुआ। अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रश्न यहाँ से बढ़ सकता है कि भारतीय फसलें हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जिनका उद्देश्य क्या होता है, भोजन या खाद्यान्न प्राप्ति, तो वो क्या होंगी, खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलों में हम कौन सी फसलें गिनते हैं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। ये कौन सी बेटा, खाद्यान्न फसलें है। कौन सी, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का भी है कई क्षेत्रों में, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, खाद्यान्न फसलें। दूसरी फसलें नकदी फसलें, नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें। पहले बात हो चुकी है, ऐसी फसलें जिनका उद्देश्य है धन कमाना या पैसे कमाना है, खाद्यान्न उनका उद्देश्य नहीं है। इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, लिखते जाना बेटा, कपास, जूट, रबड़, ठीक है ना, ये कपास, जूट, रबड़, गन्ना, ठीक है ना, ये क्या है आपके नकदी फसलें हैं। तो आपको ये जान लो, सीधा सा प्रश्न है कि जिसमें सॉरी, जिसमें आपके उद्देश्य क्या है, व्यापार करना है। तीसरी बागाती फसलें। वैसे तो बागाती फसलों का उद्देश्य भी क्या है भाई, बागाती फसलों का उद्देश्य भी क्या है बेटा, व्यापार करना ही होता है। बागाती फसलों में चाय, कॉफी, कहवा, ठीक है, ये कॉफी को हम क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं, और कोकोआ, केला, नारियल, ये क्या है आपकी बागाती फसलें हैं। मसाले, गरम मसाले जितने भी हैं, ये क्या है, बागाती फसलें हैं। मसाले भी क्या है, बागाती फसलें हैं। इसके बाद आपके आती है पेय पदार्थ, ठीक है, पेय पदार्थ में आपके चाय आती है, कॉफी आती है, इसको हम रख सकते हैं पेय पदार्थ में, चाय और कॉफी। जो बागाती है उसमें से चाय और कॉफी है, वो क्या है, पेय पदार्थ है। इसके बाद में रेशेदार फसलें, रेशेदार में नाम आ जाए तो वो आ जाती है कपास, जूट, ये क्या है, रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट, ये क्या है बेटा, रेशेदार फसलें हैं। तो फसलों को खाद्यान्न गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, नकदी में कपास, जूट, रबड़, गन्ना, बागाती में चाय, कॉफी, कोकोआ और गरम मसाले, पेय पदार्थ में चाय, कॉफी या रेशेदार में कपास, जूट। बेटा उतार लीजिए, ये मैं इसलिए उतारा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न भी आ सकता है और डेस्क टाइप में भी आ सकता है। डेस्क टाइप में सीधा प्रश्न दे दिया कि भारत की किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों का उल्लेख कीजिए, तो दो खाद्यान्न फसलों का उल्लेख कीजिए, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए खाद्यान्न कौन सी है, और दूसरा हमें कोर्स का पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स में कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, हमारे कोर्स में कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं। तो कोर्स का जब तक पता नहीं है तो हमें आधे क्वेश्चन हमारे बेसिक गलत हो जाते हैं। तो हमारे कोर्स में जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल की। उतार लिया गया? यस सर। सबसे पहले बात यस सर। चावल की, देखिए बोर्ड तो दिख रहा है बेटा,
यस Yes, सर। sir. यस सर। अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्योंकि बेटा अपना जो एग्जाम होगा इसमें निश्चित तौर पर एक फसल जरूर पूछेगा, या अथवा दे करके 2 फसलें देगा, उसमें एक पूछ लेता है। कई बार क्या होता है 2 फसलों में तुलना करवा लेता है कि बताइए साहब इन फसलों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम चावल के लिए बात करें तो क्या क्या पूछेगा आपसे, क्या क्या चीज पूछेगा। तो सबसे पहले फसल के बारे में, फसल की भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो चावल एक क्या है बेटा, यहां से लिखते भी जाना आप, चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल क्या है बेटा, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और लगभग पूरे विश्व में देखें तो चावल एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में देखा जाता है। लगभग 3000 से भी ज्यादा किस्म, 3000 से भी ज्यादा किस्म है वो आपकी चावल की मिलती है। 3000 से भी ज्यादा किस्में चावल की मिलती है पूरे विश्व में। भारत में भी चावल की 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, ओस, अमन और बोरो। 3 फसलों का उत्पादन हम भारत में करते हैं, ओस, अमन और बोरो। सबसे पहले हम चावल से जुड़े हुए बिंदु है, यानी भौतिक दशा, आपको वहां पर भी यूं ही आंसर देना है। सबसे पहले किसी भी फसल है उसको समझाने के लिए हम उसकी भौतिक दशाओं का उल्लेख करेंगे। किसका उल्लेख करेंगे? भौतिक दशाओं का उल्लेख करेंगे। भौतिक दशाओं में सबसे पहली जो दशा है आप नोट भी करते जाइए, तापमान। भाई भौगोलिक या जलवायुगत भौतिक दशा है कौन सी? जलवायुगत दशा। तापमान, तापमान चावल के लिए 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी हम बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा, चावल की फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए? चावल के लिए। इसके अलावा चावल है उसमें 75 दिनों से अधिक दिनों तक जल भरा रहना चाहिए। 75 से अधिक दिनों तक क्या है? जल भरा रहना चाहिए। जब चावल पकता है तो चावल की फसल है वो पानी में डूबी रहनी चाहिए, पानी में डूबी रहनी चाहिए। धीरे धीरे पानी सूखता है तो ये फसल है पकती दिखाई देती है, ये पकती है बाद में। लेकिन सर्वाधिक जल की यानी वर्षा की आवश्यकता, और 75 दिन या इससे अधिक दिनों तक पानी में डूबा होना चाहिए पौधा, यानी पानी भरा रहना चाहिए। 75 या उससे अधिक दिनों तक क्या है? पानी भरा रहना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो चावल के लिए दोमट मिट्टी या उपजाऊ जलोढ़ मृदा, दोमट या उपजाऊ जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? वही चावल के लिए। इसके अलावा कछारी मृदा जो आपके तटीय भागों में मिलेगी, कौन सी मृदा? कछारी मृदा, उसकी भी आपको आवश्यकता होती है। किसके लिए? किसके लिए बेटा? चावल। चावल के लिए। हाँ, चावल तो बोने के लिए। कौन सी? एक तो दोमट मृदा और एक जलोढ़ मृदा, क्योंकि यूपी बिहार क्षेत्र में चावल होता है। इसके अलावा कछारी मृदा तटवर्ती प्रदेशों में। किसके लिए आवश्यक होती है बेटा? चावल के लिए आवश्यक चावल बोने के लिए। होती है।
इसके बाद हम बात करें धरातल की, तो चावल के लिए जो धरातल आपको चाहिए वो कैसा चाहिए? समतल धरातल। समतल धरातल आपको चाहिए, समतल सपाट धरातल आपको चावल के लिए आवश्यक है। और समतल सपाट धरातल में बताइए भारत के कौन कौन से भाग आते हैं बेटा? अभी पढ़ेंगे क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी तरीका है। समतल समतल सपाट धरातल है, आपने जाना है। तो आपके एक तो तटवर्ती प्रदेश सारे और आपके मैदानी भाग, इन क्षेत्रों में लगभग क्या समतल सपाट धरातल मिलेगा, और यहाँ पर हम चावल की खेती करते हैं। समतल सपाट धरातल में चावल की खेती की जाती है। अब आप कहोगे साहब कि पूर्वी जो आपके पर्वतीय प्रदेश है वहां भी चावल की खेती होती है, और आपके उत्तरी प्रदेश है वहां भी चावल की खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ उबड़ खाबड़ प्रदेश है वहां पर भी चावल होता है, लेकिन अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। इसके बाद श्रम की बात करें तो श्रमिक जो है वो कुशल श्रमिक चाहिए चावल के लिए। क्या चाहिए? कुशल श्रमिकों की हमें आवश्यकता होती है, जो चावल के पौधे की पूर्ण जानकारी रखते हैं और सिंचाई समय समय पे जो आवश्यक मूलक जो खाद है वो डालना सब कुछ जान पाए, ऐसे श्रमिकों की हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाद की बात। हाँ बेटा। सर वो एक बार है ना सर, वो नोट्स भेज देना दोबारा। कौन से वाले? सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के। बेटा भेज चुके हैं ना हम। सर एक बार और भेज देना सर, मैं अभी जुड़ा था। अभी जुड़े थे तो आप है ना व्हाट्सएप पे देखना बेटा, और प्रयास करेंगे देख के भेज देंगे, क्योंकि वो नोट्स है वो भेज तो दिया आपको, फिर ढूंढना पड़ेगा सर उनको। पीडीएफ भेज देना। हाँ तो पीडीएफ ही तो है, वो ढूंढनी पड़ेगी ना, या फोटो खींचनी पड़ेगी दोबारा। यस सर। हाँ मिल जाएगा, इजीली में भेज दूंगा। विनेश बोल रहा है क्या? सर विशेष बोल रहा हूँ। विनेश है कि विशेष है? विशेष, हाँ विशेष। विशेष मीणा। देखिए खाद, खाद में हम देखें तो चावल में जैविक खाद की आवश्यकता है, ये उतारते रहना बेटा। जैविक खाद की है अमोनिया सल्फेट, जैविक खाद अमोनिया सल्फेट और नाइट्रेट। नाइट्रेट की आवश्यकता होती है किसके लिए? चावल की फसल के लिए। कौन कौन सी? जैविक खाद है, अमोनिया सल्फेट है और नाइट्रेट है। इनकी आवश्यकता किसके लिए होती है बेटा? चावल की फसलों के लिए। उतार लिया क्या? तापमान कितना चाहिए? 20 से 27 चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200। 75 दिनों तक क्या है? पानी में डूबा होना चाहिए। मिट्टी दोमट उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में होता है और कछारी मृदा वाले क्षेत्रों में भी होता है। धरातल की कैसा चाहिए? समतल सपाट चाहिए। लेकिन आपके उबड़ खाबड़ जो धरातल है उसमें भी चावल आपको देखने को मिलेगा। हम पढ़ेंगे कौन कौन से भाग है, जैसे आपके पश्चिम बंगाल का भाग है। ठीक है, इधर देखिए हम दक्षिण में, तो आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चावल उत्पादित होता है। श्रमिक, कुशल श्रमिक यहाँ पे मिलते हैं। खाद की बात करें, जैविक खाद अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट यहाँ पे हम डालते हैं चावल के उत्पादन के लिए। अब हम बात करते हैं कि चावल की कौन कौन सी किस्में भारत में उत्पादित की जाती है। तो भारत में जो चावल है उसकी 3 फसलें उत्पादित की जाती है। कितनी फसलें? 3 फसलें उत्पादित की जाती है। कितनी बेटा? 3 फसलें। 3। ठीक है, चावल है भारत में दोनों क्षेत्र में होता है, अभी मैंने बताया, उच्च भूमि में भी होता है और निम्न भूमि में भी होता है। उच्च भूमि में जो चावल होता है, ये उच्च भूमि का मतलब हो गया बेटा पहाड़ी क्षेत्र हो गया। निम्न भूमि का मतलब होता है मैदानी भाग हो गया। जो उच्च भूमि में चावल होगा वह चावल छोटा होगा, वह लाल होगा, ठोस होगा और स्वादिष्ट नहीं होगा। ठीक है,
यानी छोटा होगा, लाल होगा, ठोस होगा, स्वादिष्ट नहीं होगा। लेकिन जो मैदानी भागों में जो चावल होगा वो लंबा होगा और स्वादिष्ट होगा, लंबा होगा और स्वादिष्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। कुछ भूमि में होने वाला चावल है वो छोटा, वो लाल, ठीक है, और ठोस मतलब ज्यादा जो हम चावल बनाते हैं वो स्वादिष्ट नहीं होगा, कठोर होगा ज्यादा। ये वाला है वो क्या है, लंबा और स्वादिष्ट होगा। भारत में चावल की तीनों किस्में उत्पादित की जाती है बेटा, अमन, ओस, बोरो। बहुत ही इजी तरीका है समझने का। अमन होती है, अमन का मतलब वर्षा। अमन, अमन कब होगा, जब वर्षा होगी। वर्षा होगी तो क्या होगा, अमन होगा। तो अमन को हम वर्षा काल से समझते हैं, तो वर्षा काल में चावल की फसल बोई जाती है, अमन होती है। 2 मिनट। वर्षा काल में जो फसल होती है चावल की उसे हम क्या बोलते हैं, अमन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अमन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल बोई जाती है, अमन बोई जाती है। जुलाई में बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। लगभग कुल चावल का 86% जो है वो किसके रूप में होता है बेटा, अमन के रूप में उत्पादित किया जाता है। किसके रूप में, अमन के रूप में। बहुत ही इजी बात है, वर्षा होगी तो अमन चैन रहेगा, ठीक है, तो क्या रहेगा, अमन चैन। तो वर्षा काल में कौन सी, अमन। ओस कब पड़ती है बेटा, ओस, सर्दी, शीत ऋतु, ओस, ओस जो चावल की फसल है वो कब हो जाती है, सर्दियों में। अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में काट लेंगे, ठीक है। और बोरो, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, उत्पादन करते हैं ग्रीष्म काल में और हमें उत्पादन अच्छा भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये सबसे कम हो जाती है बोरो, कब हो जाएगी बेटा, ग्रीष्म काल में। और ये कब, शीतकाल में, शीत ऋतु, ये शीतकाल में। तो सबसे ज्यादा कौन सी, अमन। अमन के बाद कौन सी, ओस। ओस के बाद कौन सी, बोरो। ओस के बाद कौन सी, बोरो। समझ में आ गई क्या। यस सर, कौन सी, ग्रीष्म काल में कौन सी, बोरो। शीतकाल में कौन सी, ओस। और वर्षा काल में कौन सी, अमन। तो आपके एक तो तमिलनाडु और एक आपके पश्चिम बंगाल, 2 स्टेट याद रखना। एक तो कौन से बेटा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और एक कौन सा, पश्चिम बंगाल। इन 2 स्टेट्स में आपके तीनों फसलें बोई जाती है, ओस, अमन, बोरो। बोरो। ओस, अमन, बोरो तीनों जान गए ना बेटा। अब कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कभी भी कोई प्रश्न पूछ ले कि ओस कब बोई जाएगी, तो शीतकाल में, अमन वर्षा में, और ये ग्रीष्म काल में बोई जाएगी। अब रह गए उत्पादक क्षेत्र। हमारे पास में जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया। अब उत्पादक क्षेत्र को हम कल पढ़ेंगे बेटा, ओके। सर भेज देना सर नोट्स। हाँ बिल्कुल बेटा, जिसे मिल जाएंगे मेरे को पीडीएफ में तो मैं भेज दूंगा आपको, है ना? और ये यस जो, सर। ये मैं बोल रहा हूँ, जो ये नोट्स है ना ये वाले, ये भी आपको मिल जाएंगे, यस, ये वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप उतारते भी जाएगा, ठीक है। यस सर। और सभी स्टूडेंट लगातार जुड़िए। आया क्लास में 18 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट थे, अब 12-13 स्टूडेंट है, ओके। सर, हाँ बेटा। सर ये इसमें निम्न भूमि है ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें निम्न भूमि। निम्न भूमि में लिखा है मैदानी भागों में, और यहाँ पे जो चावल होता है वो लंबा होता है और स्वादिष्ट होता है, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बेटा। मैं से बोल रहा था कि 10th में पिछली बार यही एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा था क्या? नहीं नहीं, 10th में नहीं था बेटा, 9th में 11th में था, ठीक है।